डिस्टर्ब रहा, मैं भी 5-7 दिन किसी अपने कार्यों में। तो जो भी क्वेश्चंस है, अभी जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर आ रहा है उसका अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो एक सिनेरियो ये देखने को आ रहा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन, अभी जैसे बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड का हुआ, मैंने वही पेपर देखा था, तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेशन हो रहे हैं। जैसे जो पहले कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड में या कहीं ना कहीं पहले फर्स्ट ग्रेड में वो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस बार बार काफ़ी हद तक रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा कोई भी टॉपिक अगर पढ़ें तो उसमें ये देखें कि इससे रिलेटेड एग्जामिनर ने आज तक आपसे क्या पूछा है। उसी बेसिस पर अगर आप तैयारी करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज जो केमिस्ट्री का सॉल्यूशन है उसको अपन 2 पार्ट्स में पूरा करेंगे। पहला पार्ट अभी है और दूसरा पार्ट फिर कल में चालू करेंगे। देखें क्वेश्चंस को देखें तो माइनर 10 का पहला क्वेश्चन ये था कि आपको ये फाइंड आउट करना था कि आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा किसकी है या आयनन ऊर्जा का क्रम क्या है। जब भी पीरियोडिक टेबल पढ़े आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन दो कॉन्सेप्ट्स को जरूर देखकर आए क्योंकि एग्जामिनर इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जरूर पूछ रहा है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करें तो आपके दिमाग में होना चाहिए आयनन विभव क्या है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मुझे परमाणु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, इसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो एनर्जी क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाता है। फिर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि बाएं से दाएं जब हम जाते हैं तो आयनन विभव बढ़ता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव बढ़ता है, लेकिन ये जो सीक्वेंस है वो लगातार नहीं होता, कहीं ना कहीं बीच में क्या आता है, वेरिएशन आते हैं। एकमात्र दिमाग में रखें विद्युत ऋणता ऐसी चीज है जो बाएं से दाएं जाने पर लगातार बढ़ती है, वरना जो हमारे कोर्स में जो चीजें हैं, जैसे कहने का मतलब आयनन विभव वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है लेकिन बीच बीच में फ्लक्चुएशन आता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है लेकिन बीच बीच में क्या आता है, फ्लक्चुएशन आता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट आयनन एनर्जी का क्रम बताएं। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन यही पूछा गया था, आयनन ऊर्जा का क्रम बताना था। और आपको जो दे रखा था वो क्या क्या दे रखा है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब आपके दिमाग में अगर ये बात भी है कि बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव बढ़ता है तो कंफर्म है कार्बन से ज्यादा आयनन विभव किसका, नाइट्रोजन। याद करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तो बहुत बड़ा अपवाद है। एक्सेप्शंस आपके दिमाग में रहने चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में एक्सेप्शन भरे हुए हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनन विभव ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए लेकिन ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का। रीजन आपके दिमाग में आना चाहिए, नाइट्रोजन में तो अर्धपूरित कक्षक विन्यास है, अर्धपूरित कक्षक होने के कारण स्थायी है, अतः इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, यही कारण है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर एक्सेप्शंस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आयनन विभव ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए लेकिन ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का। इसीलिए हम ये कहेंगे कार्बन फिर नाइट्रोजन, मतलब कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और देन क्या, फ्लोरीन। इसका मतलब सबसे कम आयनन विभव कार्बन का, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का, देन नाइट्रोजन का और देन किसका है, फ्लोरीन का। रामबाण अपने दिमाग में रखें, नाइट्रोजन ने सबका ठेका नहीं ले रखा, पूरे आवर्त का ठेका नहीं ले रखा। नाइट्रोजन का आयनन विभव केवल और केवल किससे ज्यादा होता है, ऑक्सीजन से। तो कार्बन से ज्यादा आयनन विभव ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन का। इसीलिए इसका जो आंसर है वो क्या गया, 4 गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको 4 स्पीसीज दे रखी हैं और आपसे पूछा गया कि इनमें साइज का क्रम बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछने लायक क्वेश्चन है कि 4 स्पीसीज आपको दे रखी है। सोडियम आयन आपको दे रखा है, क्लोराइड दे रखा है, मैग्नीशियम आयन दे रखा है और आपको एल्युमिनियम दे रखा है, और आपसे पूछा कि इनमें किसकी साइज सबसे बड़ी है। अब आपको पता है कि जिसके अंदर कोषों की संख्या ज्यादा होगी उसकी साइज भी क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको पता है कोषों की संख्या बढ़ती है, और कोषों की संख्या बढ़ती है तो क्या बढ़ती है, साइज बढ़ती है। ऐसे क्वेश्चन को छांटने के लिए सबसे पहले मैंने 3 चीजों को अलग किया, Mg+2, और अलग किया मैंने किसको, Na+, इधर कर लेते। एक तो मैंने अलग किया Mg+2, एक मैंने अलग किया Na+, एक मैंने अलग किया फ्लोराइड।
बताओ मैंने इन तीनों को अलग क्यों किया? इन तीनों को अलग इसीलिए कहा क्योंकि तीनों सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी। मैग्नीशियम 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10, सोडियम 11 में से 1 चला गया 10, क्लोराइड 9 और 1 कितना रहा 10। तो इसका जो विन्यास होगा, इसका विन्यास भी 2 8, इसका विन्यास भी 2 8, इसका विन्यास भी 2 8। तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का जो विन्यास है वो आपको पता होगा क्या होता है, 2 8। समझ में आ गई? एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3। इसमें कोशों की संख्या 2, इसमें कोशों की संख्या 2, इसमें कोशों की संख्या 2, इसमें कोशों की संख्या 3। यही कारण है इन चारों के अंदर सबसे बड़ी जो साइज होगी वो एल्यूमिनियम की होगी। ऐसा ऑप्शन आपको सेकंड में भी दिख रहा है और फोर्थ में भी दिख रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड तो ऑटोमेटिक गलत हो गए, अपने दिमाग में रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर सारे के सारे सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है तब तो मजे ही मजे हैं, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तब तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव चार्ज आए तो साइज छोटी करूं, नेगेटिव चार्ज आए तो साइज बड़ी करूं, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और अब तक आरपीएससी का जो ट्रेंड रहा है उसके अंदर उसने यही कहा है कि आपको 4 स्पीसीज दे दी और चारों सम इलेक्ट्रॉनिक देता है जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। लेकिन यहाँ कोई सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी थोड़ी है, यहाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 13 है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इन 3 में तो बराबर है, तो यहाँ तो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का कॉन्सेप्ट लगेगा। लेकिन जो एल्यूमिनियम है उसके अंदर सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। उसमें आप ये कॉन्सेप्ट लगाओगे कि इसमें कोशों की संख्या 3 है, इसमें कोशों की संख्या 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसीलिए सबसे बड़ी साइज एल्यूमिनियम की होगी। इन तीनों के अंदर तो आपको पता है कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी का। पॉजिटिव चार्ज आने पर साइज छोटी होगी और नेगेटिव चार्ज आने पर साइज क्या होगी, बड़ी होगी। इसीलिए ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, Mg+2 से बड़ा Na+, Na+ से बड़ा फ्लोराइड और फ्लोराइड से बड़ा एल्यूमिनियम। इसीलिए 27 का आंसर क्या गया, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे ये वाला क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्वेश्चन है। लास्ट ईयर 2016 के अंदर आपसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया। बार बार आपसे मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, जो क्वेश्चन आपसे आरपीएससी बार बार पूछ रही है, चाहे आप फिजिक्स करें, चाहे केमिस्ट्री करें, चाहे बॉटनी करें, चाहे जोलॉजी करें, अपने दिमाग में अच्छे से रख लें। फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन इससे रिलेटेड, सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अभी भी आप फर्स्ट ग्रेड के पेपर में जनरली देख ही रहे हो, वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि आरपीएससी नए क्वेश्चन फ्रेम नहीं करती है ज्यादातर। और अगर नए क्वेश्चन फ्रेम होते हैं तो फिर वो किसी से नहीं होते। यहाँ आपसे इलेक्ट्रॉन बंधुता का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, आपके दिमाग में आना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है। किसी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता टर्म चलती थी, आजकल एनसीईआरटी लिखती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप सबको पता है पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। जब आप ऑक्सीजन के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे वो माइनस में बनेगा, उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। ये जो प्रक्रम है ये प्रक्रम कैसा है, ऊष्माक्षेपी है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन जब किसी ऋणायन में इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो याद करें द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हमेशा ऊष्माशोषी प्रक्रम होता है। जब किसी ऋणायन के अंदर हम इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज नहीं होती भाइयों, एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। याद करें इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अंदर आपने पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा, ऑक्सीजन कन्वर्ट हुआ O- में, इस दौरान जो आपका डेल H है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। लेकिन जब O- के अंदर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा और ये O-2 में कन्वर्ट हुआ, तो याद करें जब किसी ऋणायन के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को बहुत अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है। तो एनर्जी रिलीज नहीं होती बल्कि एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। और फाइनली डेल H कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ूं तो रिजल्ट क्या आएगा, O- से O- कैंसिल आउट होगा। फाइनली ये हुआ कि जो ये ऑक्सीजन है इसके अंदर जब हम एक से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तब ये O- में कन्वर्ट होगा। याद करें जब किसी परमाणु के अंदर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं तो फाइनली जो प्रक्रम है उसके लिए डेल H बराबर कैसा होता है, पॉजिटिव। अब आप क्वेश्चन को देखें, ये कह रहा है कि ऑक्सीजन के अंदर जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ा O- में कन्वर्ट हुआ तो एनर्जी रिलीज हुई। O- में दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा O-2 में बदला तो एनर्जी देनी पड़ी। O से जब O-2 बना तो बताएं नेट एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया। तो एक बार तो एनर्जी रिलीज हुई, एक बार एनर्जी देनी पड़ी।
और अभी अभी मैंने कहा O से जब O-2 बनेगा तो फाइनली जो प्रक्रम होगा, एनर्जी कम रिलीज हो रही है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है, तो परिणामतः जब किसी परमाणु में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, जब किसी परमाणु में मल्टी इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, तो रिजल्टिंग ये होता है, वो कुल मिलाकर प्रक्रम कैसा होता है, ऊष्माशोषी होता है। अब आपको पता है पहले प्रक्रम में एनर्जी रिलीज हुई, दूसरे प्रक्रम में एनर्जी देनी पड़ी, अब वो बता रहा है कि बताओ कुल एनर्जी के अंदर कितना चेंज हुआ। तो अगर मान लीजिए एक बार तो मैं आपसे कहूँ आपकी जेब में से 50 रुपए निकल गए, और एक बार मैंने कहा आपकी जेब में 100 रुपए आ गए, अब आपसे कहा कि आपको नेट फायदा कितने का हुआ, तो 50 का ही तो हुआ, क्योंकि माइनस तो 50 हुए और प्लस क्या हुआ, 100 हुआ। बस वो की वही चीज यहाँ है, पहले तो एनर्जी रिलीज हुई, दूसरी बार एनर्जी देनी पड़ी। ये कंफर्म है कि ऑक्सीजन से जब O-2 बनेगा, जब किसी परमाणु में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम जोड़ेंगे, तो ये बात तो कंफर्म है कि डेल H का मान पॉजिटिव आएगा। कुल मिलाकर प्रक्रम तो ऊष्माशोषी होगा। पहले रिलीज कम होती है, देनी ज्यादा पड़ती है। पहले प्रक्रम में निकली कम, दूसरे प्रक्रम में देनी ज्यादा पड़ी, तो कुल मिलाकर डेल H तो पॉजिटिव आएगा। तो इससे दिख रहा है ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो दिख रहा है कि अगर आपने एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़े तो ऊष्माक्षेपी थोड़ी बल्कि ऊष्माशोषी होगा। तो आंसर तो इन दोनों में से होना है। अब एक बार तो आपकी रिलीज हुई, एक बार आपने दी, तो नेट जो एनर्जी चेंज है वो कितना हो जाएगा, 649। दोनों को जोड़ोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद करें ऑक्साइड के रेस्पेक्ट में कुछ बातें। ऑक्साइड्स की जो अम्लीय प्रवृत्ति है वो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। यहां आपको दे रखा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, यहां आपको दे रखा है सिलिकॉन ऑक्साइड, यहां आपको दे रखा है फास्फोरस का ऑक्साइड, और यहां आपको दे रखा है सल्फर का ऑक्साइड। अब आपको कम से कम थर्ड आवर्त तो याद होना ही चाहिए। ये सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। याद करें आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है, इसीलिए एल्युमिनियम ऑक्साइड से ज्यादा अम्लीय SiO2, SiO2 से ज्यादा P2O3, और P2O3 से ज्यादा कौन होगा, SO3 होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो याद आ जाना चाहिए तुरंत, इनमें से वो ऑक्साइड कौन सा है, इनमें से वो ऑक्साइड कौन सा है जिसकी प्रकृति उभयधर्मी। उभयधर्मी ऑक्साइड्स की मैंने आपको टेबल बताई थी। कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड्स तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। याद करें बेसन, गाल जीभ पर आशिकी में याद आ जाना चाहिए। जनरली जो बेसन है वो गाल पर लगता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो जीभ पर भी लग जाता है, और ऐसा आप सबको पता है क्यों होता है। तो वो जो ऑक्साइड्स है वो उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो अम्लों से भी रिएक्शन करते हैं और किससे, क्षार से। पहला ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति तो क्षारीय। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड अधात्विक ऑक्साइड है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय। सिलिका अधात्विक ऑक्साइड है, अतः इसकी प्रकृति भी अम्लीय है। लेकिन जो टिन के ऑक्साइड्स होते हैं, उनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उभयधर्मी होती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है। टिन के ऑक्साइड्स याद करें, टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड। 2017 सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से वो कौन से ऑक्साइड्स हैं जो उभयधर्मी होते हैं। अपने दिमाग पे याद कर लें, बेसन लगाया, बेसन कहाँ लगा रहे हो, गाल पर, बेसन गाल पर, लग कहाँ गया, जीभ पर। याद आ गया, बेसन गाल पर, लेकिन लग कहाँ गया, जीभ पर। और क्यों लगा जीभ पर, अब आप सबको पता है, कहीं और होगा मन, यानी आशिकी में। तो बेसन गाल जीभ पर आशिकी में, ये सारे के सारे जो ऑक्साइड्स है उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो जो टिन का ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रम में आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। M- को M में बदला, खुद ही सोचो, ये तो ऋणायन है। ऋणायन तो साइज के अंदर बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये उदासीन परमाणु है, ये थोड़ा सा आकार में छोटा है। हाँ, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने में थोड़ा सा जोर आया होगा, क्योंकि नाभिक ने इलेक्ट्रॉन को बांधे रखा होगा। M+ आकार में और छोटा हो गया। धनायन जो है वो उदासीन परमाणु की तुलना में आकार में छोटा होता है। M+2 यहाँ दिख रहा है, ये तो आकार में नन्हा सा हो गया, आकार में और छोटा हो गया।
आकार में छोटा हो गया तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दृढ़ता से बांधेगा, और दृढ़ता से बांधेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होगी। समझ में वापस आ गया होगा। ऋणायन बड़ा बड़ा, समझ में आई बात, ऋणायन तो बड़ा बड़ा है। एम आपका उदासीन है, धनायन आते ही छोटा हुआ, M+2 और धनायन आने पर छोटा हुआ तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांधेगा, नाभिक इलेक्ट्रॉन को बांधेगा तो सीधी सी बात है एनर्जी निकाल, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। याद करें किसी भी तत्व के लिए फर्स्ट आईपी से ज्यादा सेकंड आईपी, और सेकंड आईपी से ज्यादा क्या होगा, थर्ड आईपी, इसीलिए आंसर 106वां तत्व किस ब्लॉक का है। तो देखिए आपको कुछ चीजें दिमाग में बिल्कुल डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक के तत्व कहां कहां से चालू होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर काफी ज्यादा पूछता है, तो अपने दिमाग में रखें डी ब्लॉक के तत्व एक तो चालू होते हैं स्कैंडियम 21 से जिंक 30, दूसरा दिमाग में रखें इट्रियम 39 से कैडमियम 48, तीसरा अपने दिमाग में रखें लैंथेनम 57, देन हैफनियम 72 से मरकरी 80, चौथा अपने दिमाग में रखें एक्टिनियम 89, फिर मैंने आपको कहा रदरफोर्डियम 104 से अनबाइयम 112। तो 104 से 112 तक के बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से ब्लॉक के तत्व हैं, डी ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछली बार सेकंड ग्रेड में आपसे 2018 में पूछा, इनमें से वो कौन सा तत्व है जिसका विन्यास D10NH2 नहीं। इस क्वेश्चन का मतलब यह है D में 10 होने चाहिए और NS में 2 होने चाहिए, यानी N-1 D में तो 10 और NS में 2। तो आप सबको पता है जो संख्या 12 के तत्व हैं जिन्हें आप कहते हो जिंक कैडमियम मरकरी, याद करो जिनी का नाड़ा होगा। हमने बात की वर्ग संख्या 12, वर्ग संख्या 12 याद करें सेकंड बी वर्ग के तत्व जिंक कैडमियम मरकरी, वर्ग संख्या 12 जिंक कैडमियम मरकरी। जिंक का विन्यास दिमाग में रहना चाहिए, इसका विन्यास है CD10 इन सब का जो विन्यास है वो N-1 D10NH2 होता है, जिंक कैडमियम मरकरी। लेकिन कॉपर AgAu याद करें, कॉपर AgAu फर्स्ट बी वर्ग के तत्व है, उनमें D10 तो रहता है, D10 नहीं रहता। देखिए जिंक कैडमियम मरकरी, सॉरी एक बार देखिए जिंक कैडमियम मरकरी में तो D10S2 और कॉपर AgAu जिसे आप फर्स्ट बी या वर्ग संख्या 1 कहते हैं, कॉपर कौन आगे आया, कॉपर AgAu, कॉपर ए में याद करें D9 का तो क्या हो जाता है D10, लेकिन S2 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है S1। इसीलिए जो इसका आंसर है वो पिछली बार RPSC ने माना 4। और ये जो एग्जांपल्स या ये जो की जो लाइनें हैं वो आश्चर्य की बात यह है, ये ऐसे की ऐसी लाइनें हमारे राजस्थान बोर्ड की बुकों में लिखी हुई है और वो इसी पैटर्न पर चल रहा है। इनमें से आपको ये बताना है कौन सा दर्शाए गए परिवार से संबंधित नहीं है। कॉपर AgAu याद करेंगे राजा महाराजा का समय, कॉपर के सिक्के, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के, सिक्का धातु, दीपावली आई रही है, साथ चांदी के सिक्के चढ़ाओगे तो सिक्का धातु। याद करो सेकेंडरी वर्ग के जो तत्व हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए, श्रद्धा धातु। जिंक आप सबको पता है, जो सॉरी जीनॉन जो है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन नोबल गैस है, और जो जिंक है ये क्षारीय मृदा धातु नहीं है, बल्कि जिंक कैडमियम मरकरी ये जो है ये डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व है। साथ ही साथ हमने बात की थी कि इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं कहते, इन्हें सामान्य तत्व कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु नहीं, सामान्य तत्व। एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने, अब ये भी कहा ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता नियमित क्रम में नहीं बढ़ती, इर्रेगुलर ट्रेन में बढ़ती है। ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, गलत है, ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। लेकिन हाँ, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो आपकी विद्युत ऋणता है वो लगातार क्या होती है, ये लगातार क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए तत्वों में सबसे ज्यादा आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता बतानी है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता बतानी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपने दिमाग में एक ही बात याद रखनी है, हैलोजेंस की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता तो हैलोजेंस की, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन,
स्पष्ट बात है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता हेलोजेंस की, और हेलोजेंस में भी आप सबको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है? क्लोरीन की। तो आंसर तो यही जाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता तो क्लोरीन की हो गई, और क्लोरीन के बाद आपको पता है फ्लोरीन का नंबर आएगा। फिर फास्फोरस और सल्फर की बात करें तो याद करें जो नाइट्रोजन परिवार है उसका अर्धपूरित स्थायी विन्यास होने के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा इन चारों में क्लोरीन और सबसे कम कौन रहा? अननील क्वाडियम, अन का मतलब एक, नील का मतलब 0, क्वाडियम का मतलब 4, तो समझ में आ गया होगा। यहाँ अननील क्वाडियम हम किसकी बात कर रहे हैं? 104 नंबर के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार हमसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम, अच्छे से याद कर ले इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद करें वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की, देन नंबर आता है फ्लोरीन का, देन नंबर आता है ब्रोमीन का, और देन नंबर किसका आता है? आयोडीन का। तो आपसे पूछा है हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन बंधुता का बढ़ता क्रम बताना है, तो बढ़ता क्रम का मतलब सबसे कम तो आयोडीन, उससे ज्यादा ब्रोमीन, और उससे ज्यादा कौन है? क्लोरीन। इस तरह के क्वेश्चन 2011 सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे। थर्ड वर्ग का तत्व, थर्ड वर्ग के तत्व का मतलब यह है कि बोरोन परिवार की बात करें। अब आप सबको पता है बोरोन, एल्युमिनियम जो है, थर्ड वर्ग का मतलब यह है कि ये जो थर्ड वर्ग का जो एम है, मेटल है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे। सबको पता है, जैसे अपन थर्ड वर्ग की को समझने की कोशिश करें तो थर्ड वर्ग का मतलब बोरोन परिवार, एल्युमिनियम 2 8, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागेगा? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन त्यागते ही उसको अक्रिय गैस जैसा विन्यास मिलेगा। इसका मतलब ये जो मेटल है ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। सिक्स्थे का मतलब ये हो गया ऑक्सीजन परिवार। अब आप सबको पता है कि जो ऑक्सीजन परिवार है उसकी तो बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 2। तो इसके बाद अब आप इनको आपस में वज्रना करेंगे और आपका जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा? M2O3। लेकिन यहाँ M और इसको Y माना है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा M2Y। अगला क्वेश्चन उसी तरीका है, एक धातु का ऑक्साइड है MO, इससे आपको ये पता चल रहा है धातु का ऑक्साइड है, ऑक्साइड में ऑक्सीजन पर चार्ज -2, तो इसका मतलब इस M पर चार्ज कितना रहा होगा? +2। कहा ना इसने धातु का ऑक्साइड का सूत्र है MO। अगर 1:1 में दे रखा है तो जो इसके ऊपर चार्ज होता है वही इसके ऊपर होता है, तभी तो इनका अनुपात 1:1 है। हमें ये पता चल गया कि जो ये धातु है M, इसके ऊपर चार्ज आपका कितना है? +2। अब आपके पास है फॉस्फेट, फॉस्फेट आप सब जानते हैं PO4 -3 होता है। अब आप इन दोनों को आपस में वज्रना कर लेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा M3PO4 का होल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वो कौन से ऑक्साइड्स हैं जो उदासीन है? आप सबको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका कि 3 ऑक्साइड्स आपको दिमाग में रखने हैं, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड, और एक वाटर। ये तीनों की तीनों ऑक्साइड्स कैसे ऑक्साइड होते हैं? उदासीन ऑक्साइड। उदासीन ऑक्साइड का मतलब यह है ना तो ये एसिड से रिएक्शन करेंगे ना बेस से। अब ये भी बात की थी कि टिन के ऑक्साइड उभयधर्मी है, जिंक का ऑक्साइड उभयधर्मी है, सिलिका का ऑक्साइड अभी भी बात की थी अम्लीय ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन। वही क्वेश्चन वापस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन अच्छे से रट लें, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्वेश्चन अच्छे से रट लें। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता हमेशा हेलोजेंस की, और हेलोजन में भी किसकी? क्लोरीन की। इसी से ही पता चल गया कि इसका आंसर तो फर्स्ट हो। आगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, हेलोजन की ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा। नाइट्रोजन में सबसे कम क्यों? अर्धपूरित स्थायी विन्यास, सबसे कम नाइट्रोजन। ऑक्सीजन और सल्फर में याद करें सेकंड आवर्त के तत्वों की तुलना में थर्ड आवर्त के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन क्लोरीन। अगला क्वेश्चन, Z बराबर 117 वाला तत्व, एनसीईआरटी का तत्व क्वेश्चन है।
जो आपको परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले जो तत्व होते हैं उनमें जो अंतिम 2 डिजिट होती है वो उसकी वर्ग संख्या के बारे में बता दें। 117 का मतलब यह है कि ये वर्ग संख्या 17 में, और वर्ग संख्या 17 आप सबको पता है कौन सा परिवार होता है, हैलोजन परिवार। जब भी आपको ऐसा दिख जाए 113 नंबर का परमाणु क्रमांक है, बताओ कौन से वर्ग में आएगा, तो तुरंत दिमाग में रख लो ये 13वें नंबर के ग्रुप आगे सब। 117 नंबर का तत्व है, पूछ रहा है कौन से वर्ग से है, तो इसका मतलब 17वें नंबर के वर्ग से। और 17 नंबर का वर्ग आप सबको पता है कौन सा परिवार होता है, हैलोजन परिवार। दो तत्व ए और बी, उन दोनों के अंदर विद्युत ऋणता का अंतर दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि इनके अंदर कितने % आयनिक गुण होगा। क्वेश्चन ये है ए और बी, इन दोनों की विद्युत ऋणता में अंतर है, कितना अंतर है, 0.5। अब विद्युत ऋणता में अंतर है तो सीधी सी बात है अधिक विद्युत ऋणी इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज एक पर नेगेटिव चार्ज। उस चक्कर में इनके अंदर कौन से लक्षण जनरेट होंगे, आयनिक लक्षण जनरेट होंगे। एक फॉर्मूला है हेनी और स्मिथ का। हेनी और स्मिथ ये कहते हैं कि ए और बी के बीच में सहसंयोजक बंध है, लेकिन इन दोनों की विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के कारण एक विद्युत ऋणी दूसरे विद्युत ऋणी से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, उसके कारण इनके अंदर थोड़े बहुत आयनिक लक्षण जनरेट हो जाते हैं। तो हेनी और स्मिथ के अनुसार प्रतिशत आयनिक लक्षण निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है 16 - XB प्लस 3.5 XA - का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी सहसंयोजक यौगिक के अंदर कितने प्रतिशत आयनिक गुण है। तो 16 XA - प्लस 3.5 XA - का होल स्क्वायर। यहाँ XA - विद्युत ऋणताओं में अंतर है, ए और बी की विद्युत ऋणता में अंतर 0.5, ए और बी की विद्युत ऋणता में अंतर 0.5, यहाँ विद्युत ऋणताओं में अंतर है। इस वैल्यू को आप पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको दे रखा है सोडियम, थर्ड आवट, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और आर्गन। साइज की बात कर रहे हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगी, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज कम, यानी सबसे छोटा सिलिकॉन, सिलिकॉन से बड़ा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से बड़ा सोडियम। अपने आवर्त में सबसे बड़ा आकार अक्रिय गैस होगा क्योंकि उनमें कौन सी त्रिज्या है, वान डेर वाल्स त्रिज्या। समझ में आ गया होगा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सोडियम एंड आर्गन। अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कई बार बता चुका, फ्लोरीन और क्लोरीन। कई बार हम बात कर चुके कि फ्लोरीन और क्लोरीन में जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो फ्लोरीन से ज्यादा होगी। उसका कारण आप सबको पता है क्यों है कि फ्लोरीन का आकार छोटा, आवेश घनत्व उच्च होता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। पूरी कॉपी अच्छे से याद होनी चाहिए, एक एक लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए, याद आना चाहिए। फ्लोरीन आकार में छोटा छोटा सा है, फ्लोरीन आकार में छोटा छोटा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, आने वाला जैसे ही इलेक्ट्रॉन आता है ये इलेक्ट्रॉन जबरदस्त तरीके से इसको रिपेल करते हैं, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को अधिक प्रतिकर्षण का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए फ्लोरीन और क्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। अच्छे से याद कर लें, हैलोजन परिवार की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम क्यों है, उसका रीजन फ्लोरीन का आकार कैसा होता है, छोटा होता है, साथ ही साथ उच्च आवेश घनत्व होता है। किसकी इकाई नहीं होती, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा कितनी दी, इकाई है। इलेक्ट्रॉन जुड़ा, कितनी एनर्जी दी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, यूनिट है। ये सब ऊर्जाएं, ये ऊर्जा, ये ऊर्जा, ये उत्तेजन विभव, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है। ग्राउंड स्टेट से मैं उसको पहली कक्षा में ले गया, मैं उसको आध अवस्था से दूसरी में, आध अवस्था से तीसरी में, आध अवस्था से चौथी में, यानी एक्साइट कर रहे हैं, उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी उत्तेजन विभव है। लेकिन आप सबको पता है विद्युत ऋणता की कोई भी क्या नहीं होती, यूनिट नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व, तो आप कहते हो फ्लोरीन है और खुद ही मुंह से बोलते हो कि साहब फ्लोरीन की विद्युत
यूरोपियम, सेकंड ग्रेड में आपसे पूछा जा चुका। यूरोपियम, यूरोपियम दिमाग में आना चाहिए। यूरोपियम का परमाणु क्रमांक कितना है? यूरोपियम का परमाणु क्रमांक 3। अच्छे से समझ लें, आपसे परमाणु क्रमांक 58 से शीलू जरूर पूछेगा, आपसे शीलू जरूर पूछेगा। 58 से लेकर 71 तक का कोई भी एलिमेंट आपको देगा और आपसे पूछेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 58 से 71 के बीच का कोई भी एलिमेंट पूछे तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए यूरोपियम, यूरोप का यूरोपियम। ये कौन से आवर्त का है? तुरंत दिमाग में आना चाहिए छठे आवर्त का है। अब छठे आवर्त, छठे आवर्त का फॉर्मूला SFD, SFD, SFD। जो n का मान है वही s का मान, f का मान 2 कम, d का मान 1 कम, t का मान यही। और इससे पहले जो अक्रिय गैस है वो आप सबको पता है कौन सी लिखनी है, जी। इसी बेसिस पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिख दिया जीनॉन। जीनॉन कितना हुआ? 54, 6s2, 54 और 2 56। तो मुझे 7 और चाहिए, पूरा 56 और 7 कितना हो गया? 63। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या इसमें? 4f7, फर्स्ट वाले में सही कर ले, 4f7 5d0 और एक ऐसा कोई ऑप्शन तो थोड़ा नहीं है ना, ये रहा 4f7 और अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन वापस। इनमें से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा? सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया। कैल्शियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड की प्रकृति तो क्षारीय। क्लोरीन का ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय, वाटर उदासीन। सोडियम ऑक्साइड तो धात्विक ऑक्साइड, इसकी प्रकृति तो क्षारीय है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और आर्सेनिक ऑक्साइड आपके कैसे हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। रेखीय संरचना वाला अणु है कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी आकृति मेरी। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के बाह्यतम कोश में सबको पता है 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से। तो यहाँ जो रेखीय संरचना वाला अणु है वो आपका कौन सा है? CO। फर्स्ट ग्रेड 2011-13 में पूछा गया, बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन। तो आज इतना ही करेंगे, कल वापस मैं आपको आगे वाला टॉपिक लूंगा। थोड़ा सा मुझे काम है और सॉरी थोड़ा सा मैं व्यस्त था, लेकिन हाँ मैं बिल्कुल फ्री हूँ। और 19 तारीख से या 20 तारीख से लाइव क्लासेस में रोज केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन डालूंगा आपके लिए, जिससे आप कम से कम ये मान के चलें कि केमिस्ट्री में आपको कहीं भी परेशानी नहीं है। बस मेरा मेन ये रहता है कि क्योंकि केमिस्ट्री हर बार अभी तक सेकंड ग्रेड में यही देखा गया है, स्कोरिंग सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही रहता है। जिसका केमिस्ट्री शानदार है उसका सिलेक्शन होता है। आगे वाला